Hi friends, I welcome you all at Crack Grade B. In the video lecture series of multiple choice questions on labor code, today we will cover part 6 of this MCQ series. And these questions can be important for your exam point of view. Before moving ahead, I would like to inform you that हमने अपने सभी मटेरियल पर 25% का डिस्काउंट डिक्लेयर किया है। अब आप ये मटेरियल 1299, 1099, 899 और 799 में ले सकते हैं। 799 में आप इसकी सॉफ्ट कॉपी को हमारी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं और आपको अपडेटेड लेबर कोड इसके अंदर मिलेंगे। अगर आप हमारा ये मटेरियल खरीदना चाहते हैं www.crackgradeb.com पर जाकर रजिस्टर करें और वहां जाके पढ़ें। आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हैं 299 रुपीज में, जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 6 इंडिविजुअल सब्जेक्ट के फुल टेस्ट और 4 मिक्स टेस्ट होंगे। तो आपका ये बहुत बड़ा पोर्शन जो है कवर कर लेगा एग्जाम का। आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। काफी स्पेशलाइज तरीके से ये बनाई गई है, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.crackgradeb.com पर जाकर विजिट करें। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज बाय पेट्रियट फोरम named as workers committee form under the code or industrial relation will be formed in the organization where number of workers more or equal to. Second, your options are A 200, B 100, C 50 and D 20. तो आपको इसमें से बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा ठीक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 100 से ज्यादा वर्कर है वहां पर ये वर्कर्स कमेटी फॉर्म की जाएगी। ये कमेटी एक्चुअल में वर्क करेगी वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स के लिए। तो इस वर्कर्स की कमेटी का मेन काम है वर्कर्स के जो ग्रीवेंसेस हैं, डिस्प्यूट है या उनको जो कोई प्रॉब्लम है वो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर तक पहुंचाना। तो ये मैंने आपको बता दिया कितने 1 और 100 और उससे मोर वर्कर्स की कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वर्कर्स कमेटी फॉर्म की जाएगी। नाउ सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड every establishment will form a committee to solve the concern of individual person. देखिए इंडिविजुअल पर्सन के भी कुछ कुछ ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, कुछ कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि इंडिविजुअल पर्सन के लिए कौन सी कमेटी जो है वो फॉर्म की जाएगी। आंसर इज कैंटीन कमेटी, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी और वर्कर्स कमेटी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफ द वर्कर। और अगर किसी का इंडिविजुअल ग्रीवेंस भी है उसके लिए भी ये कमेटी काम करेगी। ठीक है, और एक किस कंडीशन में फॉर्म होगी? 20 और मोर वर्कर्स जिस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर होंगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नेगोशिएटिंग काउंसिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए नेगोशिएटिंग काउंसिल का क्या रोल है, कैसे ये फॉर्म होंगी, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ लेना। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं कि नेगोशिएटिंग काउंसिल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो नीचे दिए गए हैं वो ट्रू है या नहीं है। तो फर्स्ट है इफ देयर इज ओनली वन यूनियन इट विल बी कंसीडर्ड एज द नेगोशिएटिंग काउंसिल। एंड द सेकंड ऑप्शन इज if more than 2 unionists then those who have 51% of majority will be considered as a negotiating council. या तो केवल A होगा या both A and B। तो देखिए नेगोशिएटिंग काउंसिल के लिए जो कंडीशंस हैं वो ये दोनों कंडीशन से सबसे पहले इसका आंसर होगा डी। अगर कोई इंडिविजुअल या अकेली यूनियन है तो वे नेगोशिएटिंग काउंसिल के रूप में काम कर सकती है, और अगर 2 यूनियन है या उससे ज्यादा यूनियन है तो जिसके पास 51% से ज्यादा मेजोरिटी है तो वो नेगोशिएटिंग काउंसिल को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे। नाउ द फोर्थ, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फॉर्म अ मैकेनिज्म इज नोन एज डैश डैश डैश। आपको ये गैप फिल करना है फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी पीएसयू है, वहां पर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो एक नेशनल इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है पूरे देश के लिए, तो उस केस को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या मैकेनिज्म के द्वारा सॉल्व किया जाएगा वो आपको यहां बताना है। तो योर ऑप्शंस आर कंसिलिएशन ऑफिसर्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या फिर नन। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। अब इसके आप ऑप्शंस देखिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन कंस्टिट्यूट वन और मोर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर द adjudication of industrial dispute which in the opinion of central government involve question of national importance. Okay,
तो सच अ नेचर ऑफ दैट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड इन मोर देन वन स्टेट आर लाइकली टू बी इंटरेस्टेड एंड अफेक्टेड बाय सच डिस्प्यूट। क्योंकि अपनी स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन की वो किसी स्टेट में कुछ भी ग्रीवेंसेस, कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन अगर वो डिस्प्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस को है तो नेशनल इंपॉर्टेंस के केस में वो जो है नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इस केस को हैंडल करेगी। ठीक है, नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, नो इंडिविजुअल पर्सन कैन गो स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन द कंडीशन गिवन बिलो। तो आपको कंडीशन बतानी है कि जो नीचे कंडीशन दी है उन किस कंडीशन में कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर यूनियन स्ट्राइक के लिए नहीं जा सकती। सबसे पहला है विदाउट गिविंग टू द एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ स्ट्राइक विद इन 60 डेज बिफोर द स्ट्राइकिंग। जब स्ट्राइक करनी है तो उससे 2 महीने पहले आपको एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा, यानी वर्कर्स को एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो आज से 60 दिन के बाद स्ट्राइक पे चले जाएंगे, आपको जो करना है कर लो। ओके, नाउ द सेकंड इज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। अगर कोई मैटर है, कोई डिस्प्यूट है वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में, तो उसकी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स हो रही है, तो उस केस में भी वर्कर्स स्ट्राइक और लॉकआउट पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपका केस सुना जा रहा है। आप पहले वहां से डिसीजन ले, तब आप स्ट्राइक और लॉकआउट पे जाते हैं अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो। और उसके बाद अगर कंसिलिएशन ऑफिसर ने कोई अवार्ड दिया है या डिसीजन का कोई डिसीजन दिया है अपना, तो उसके 7 दिन तक वेट करना पड़ेगा। 7 दिन के बाद अगर आप उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो स्ट्राइक एंड लॉकआउट पे जा सकते हैं। नाउ द थर्ड इज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर एंड 60 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग। तो आर्बिट्रेशन में अगर प्रोसीडिंग्स दी हुई है और आर्बिट्रेटर ने मतलब कोई डिसीजन दिया है, तो जब ये प्रोसेस चल रही है उस टाइम तो स्ट्राइक पर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, आपको बताना है। सेकंड, विद इन 16 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, या 60 डेज के अंदर आप जो डिसीजन दिया है 60 डेज के अंदर भी आप उस स्ट्राइक पर नहीं जा सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए एक्सप्लेन करके, या फिर जो डी है वो है नन। तो आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों तीनों। इस तीनों कंडीशन में स्ट्राइक या लॉकआउट कोई भी नो इंडिविजुअल, जो कोई भी पर्सन है वो इंडिविजुअली इन तीनों कंडीशन में स्ट्राइक और लॉकआउट पर नहीं जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए क्या क्या कंडीशन है कि सबसे पहले तो आपको 60 दिन पहले एक नोटिस देना है एम्प्लॉयर को, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, वो जो नोटिस दिया है उसके 14 डेज के अंदर अगर या फिर जो 14 डेज के अंदर आप स्ट्राइक पर जा सकते हैं। नाउ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, वो आपको मैंने बता दिया कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के अंदर है तो नहीं जा सकते हैं स्ट्राइक पर, और उसके बाद अगर कोई अवार्ड मिला है या डिसीजन मिला है तो 7 दिन का वेट करने के बाद जा सकते हैं। ड्यूरिंग द पेंडेंसी प्रोसीडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल, उस केस में भी नहीं जा सकते। आर्बिट्रेशन के अंदर भी नहीं जा सकते। इन तीनों केस में जब डिसीजन मिल गया है तो 60 दिन का वेट करके डिसीजन लेते हैं। डिसीजन मिलने के बाद 60 दिन का वेट करके स्ट्राइक और लॉकआउट पे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन और वर्कर यूनियन जा सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। थोड़ा वीडियो में साउंड की प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। तो टिल देन आप पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग।